हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस पैडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि दिसंबर 2021 के सीटेट के एग्जाम में पूछे गए थे। इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 जनवरी 2022 के क्वेश्चंस को। इसके कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कंटेंट वाले पार्ट के भी और पेडागोजिकल इश्यूज पर भी, तो बाकी के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा ID, टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान वर्ग के बारे में कथन ए और बी पढ़ें और सही उत्तर चुनें। तो 2 कथन दिए हुए हैं, सही अगर इसमें से देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। तो पहली जो स्टेटमेंट है, देखो, बच्चों को विवाद के बारे में जानने और पूछताछ करने से दूर रखा जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि देखो, बच्चे अगर किसी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं, अगर वो पूछेंगे नहीं उसके बारे में, तो उसके बारे में वो कैसे बेहतर तरीके से जान पाएंगे। तो इस चीज़ से हमें उनको दूर नहीं रखना है, बल्कि उनको उस चीज़ के बारे में बढ़ावा देना है कि वो पूछताछ करें, इंक्वायरी करें उसके बारे में, जिससे कि वो उस टॉपिक को, उस चीज़ के बारे में बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो कथन ए इसी वजह से गलत हो जाएगा और कथन बी जो है वो सही है। शैक्षणिक दृष्टिकोण से एक विवाद जिसे मीडिया में सुलझाया गया है, बहस की गई है और चर्चा की गई है, कक्षा में पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है। तो बात बिल्कुल सही है, जो कि ऐसा कोई टॉपिक है कि भाई वो काफ़ी लंबा चल गया है, बहस उस पर की गई है, उस पर डिस्कशन हुआ है और डिबेट वगैरह हुई है, तो वो जो रहेगा वैसा विवाद कक्षा में पढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा, जिससे कि उसके बारे में बच्चे और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो बी यहाँ पर सही है और सेकंड ऑप्शन इसके हिसाब से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच के दृष्टिकोण का उपयोग करके उत्तर देने का अवसर प्रदान करता है। देखो, अभी तो आप समझ गए होंगे क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बेहतर तरीके से, क्योंकि जब भी हम क्लास करते हैं, कोई क्लास ऐसी नहीं गई होगी जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो इसके बारे में वही है कि आपको अपने विचार देने होते हैं, मतलब बच्चों को अपने विचार देने होते हैं और उनकी एक तरह से सोच डेवलप होती है, एक गहराई से सोचने का उनको मौका मिलता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ऑप्शन में, वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकंड। ए और बी जो क्वेश्चन दिए गए हैं ए और बी ऑप्शन में, ये एक तरह से हमारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं। तो अगर आप इस तरह से आंसर देंगे तो ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर अगर ए की बात करें तो यहाँ पर देखो दिया गया है क्वेश्चन कि भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है। मतलब किसी भी फील्ड में देख लो कि जो विमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको कम संख्या में देखने को मिलेंगे। क्या आपको लगता है कि अमेरिका और यूरोप ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व का संतोषजनक स्तर हासिल कर लिया है? अगर बात करें भारत के कंपैरिजन की, कि अगर हम अमेरिका और यूरोप की बात करें कि तो क्या भारत से बेहतर उनकी स्थिति है महिलाओं के प्रतिनिधित्व में, यानी कि वहां पर महिलाएं जो हैं हर फील्ड में आगे हैं, तो आपको भारत से तुलना एक तरह से करनी है। इसमें आपसे देखो पूछा गया है कि आपको क्या लगता है, यानी कि आपके विचार एक तरह से जाने गए हैं इसमें, मतलब पूछे गए हैं। तो जब आपके विचार आपसे जाने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, उस विषय पर गहराई से सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप होती है। तो यहाँ पर इसी वजह से ए सही है। और बी भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है कि क्या आपके इस कथन से सहमत होंगे कि आर्थिक हाशिए पर और सामाजिक हाशिए पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्यों? यानी कि जो इकोनॉमिकल जो मार्जिनलाइजेशन है, यानी आर्थिक स्तर पर जो लोगों को अलग थलग कर दिया गया है, जैसे अमीरी और गरीबी का जो भेद होता है, या फिर हम बात करें सोशल मार्जिनलाइजेशन। सोशल मार्जिनलाइजेशन क्या होता है? जो कास्ट बेस्ड होता है, जो कास्ट के आधार पर एक तरह से होता है, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी को मार्जिनलाइज कर दिया गया है एक तरह से, या फिर आदिवासी ग्रुप को मार्जिनलाइज किया गया है। तो इन दोनों में अगर हम बात करें कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्यों? मतलब इस कथन पर आप सहमत हैं? अगर क्या आप इस कथन से सहमत होंगे और क्यों सहमत होंगे, ये बात आपसे पूछी गई, यानी कि विचार आपसे पूछे गए हैं आपके। तो आपके विचार जब आपसे पूछे जाएं किसी भी क्वेश्चन में, और उससे होगा क्या, जब आपके विचार पूछे जाएंगे तो आप उस टॉपिक पर गहराई से सोच पाएंगे, तो उससे क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। लेकिन सी ऑप्शन की बात करें, जो सी स्टेटमेंट यहाँ पर दी है, तो यहाँ पर आप रटा रटाया आंसर दे सकते हैं, जैसे कि सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं, ये आपको बुक में मिल जाएगा और रटा रटाया आंसर आप दे सकते हैं इसमें। और उन
उन 5 तरीकों की सूची बनाएं जिनसे सरकार लोगों को प्रभावित करती है। तो ये चीज़ भी आपको बुक में मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपकी कोई थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, क्रिटिकल थिंकिंग का आपको मौका नहीं मिलेगा, इसमें गहराई से सोचने का मौका नहीं मिलेगा। आप इसमें रट करके आंसर कर सकते हैं, लेकिन ए और बी में आपको सोचना पड़ेगा इन टॉपिक्स के बारे में। तो इसी वजह से यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्रोतों के उदाहरण हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज? तो प्राइमरी सोर्सेज का डिस्कशन हर बार हर क्लास में ऑलमोस्ट होता ही है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस में ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, सी और डी। तो देखो यहाँ पर आप देखें फोटोग्राफ जो है एक तरह से सामने से कोई लेता है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है फोटोग्राफ के थ्रू। तो फोटोग्राफ इसी वजह से प्राइमरी सोर्स में आएंगे। कोई डायरेक्टली तो फोटो खींच रहा है, उस घटना का एक तरह से आंखों देखा, वो एक तरह से जो पिक्चराइज उसको कर रहा है, आंखों देखी घटना को। और सी हो जाएगा भाषण, स्पीच भी जो है हमको डायरेक्ट मिल रही है, वो डायरेक्ट किसी के थ्रू मिल रही है, तो ये भी इसलिए प्राइमरी सोर्स में हो जाएगा। और डायरी जो है, डायरी भी कोई खुद से लिखेगा, मान लो मैं अपनी डायरी लिखती हूँ, तो वो क्या हो गया, वो प्राइमरी सोर्स हो गया मेरी जानकारी का, अगर मैंने अपने बारे में एक डायरी लिखी है। तो यहाँ पर ये जो ए, सी और डी है, ये प्राइमरी सोर्स के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के बारे में सामान्य भ्रांतियों के बारे में ए और आर को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर एक तरह से स्टेटमेंट दी हुई है और उसका जो है रीजन भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। भ्रांतियां मतलब जैसे कुछ भ्रम होता है ना किसी के चीज़ के बारे में, मिसकंसेप्शन जो होता है, कोई गलत धारणा हमारे अंदर बनी हुई होती है, वैसा कुछ। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार पढ़ करके इनको। अन्य विषयों की तुलना में सामाजिक विज्ञान को पाठ्यक्रम में कम महत्व मिलता है। तो बात बिल्कुल सही है, आपने देखा होगा कि साइंस जो है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है सोशल साइंस के अकॉर्डिंग, इसको महत्व कम मिलता है, इसको कम यूजफुल समझा जाता है इस सब्जेक्ट को। तो ये बात बिल्कुल सही है। छात्र सामाजिक विज्ञान की सामग्री को समझने में रुचि नहीं लेते हैं। तो ये रीजन दिया गया है कि कम महत्व क्यों मिलता है, क्योंकि छात्र सामाजिक विज्ञान की सामग्री को समझने में रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए सामाजिक विज्ञान को अन्य विषयों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। तो दोनों ही सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट परियोजना रिपोर्ट के कुछ भाग निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर ये जो है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के भाग दिए हुए हैं, ये आपको क्या करना है, सीक्वेंस में इनको लगाना है। तो सीक्वेंस इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सी पहले आ जाएगा और फिर आ जाएगा डी, सी पहले आएगा और फिर डी आ जाएगा, उसके बाद आएगा ए विश्लेषण और चर्चा, फिर आ जाएगा बी सारांश और निष्कर्ष, और लास्ट में आ जाएगा रिकमेंडेशंस सिफारिशें। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो जो ए हमने देखा था, तो सबसे पहले क्या आएगा, बैकग्राउंड टू द रिसर्च क्वेश्चन। जब कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो प्रोजेक्ट में सबसे पहला चीज़ क्या होगी कि हम जो है उसकी एक तरह से इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक तरह से ये चीज़ का पता चलता है कि शोध जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, जो रिसर्च हम कर रहे हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है, इससे ये पता चलता है। सेकंड जो है वो हो जाएगा सीक्वेंस इसका, कार्यप्रणाली और डेटा स्रोत। अब देखो ये हमें पता चल गया कि जो रिसर्च होती है वो क्यों महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा कि परियोजना पर काम करने के तरीकों की पहचान करना और परियोजना के लिए डेटा स्रोतों की पहचान करना, ये सेकेंड स्टेप हो जाएगा। फिर होगा विश्लेषण और चर्चा। अब जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसके बारे में जो है एक तरह से एनालिसिस किया जाएगा कि किस तरह से प्रोजेक्ट बनेगा, और डिस्कशन किया जाएगा उसके बारे में, सारे पहलुओं के बारे में। फिर होगा सारांश और निष्कर्ष। तो सारांश आपको पता ही है, समरी जो है वो एक तरह से हम पूरी जो हमारा जो मान लो प्रोजेक्ट जो है वो पूरे प्रोजेक्ट के बारे में एक तरह से हम समरी दे देंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है इसके बारे में है, और कंक्लूजन भी दे देंगे कि इसका जो है निष्कर्ष क्या निकला, तो कंक्लूजन क्या निकला। उसके बाद लास्ट में आ जाएगा अनुशंसाएं यानी कि रिकमेंडेशंस। तो एक तरह से हम रिकमेंडेशंस का जो यूज़ करते हैं वो समस्या के समाधान के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए करते हैं। तो ये जो है इसका सीक्वेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए रूब्रिक तैयार करते समय आमतौर पर निम्न में से किसे कम महत्व दिया जाता है। तो देखो रूब्रिक के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी कुछ क्लासेस हो चुकी है, उससे पहले मैंने कराया था ये। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक मार्गदर्शन।
तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो ये होते हैं, ये जो स्टेप्स होते हैं इम्पोर्टेंट रूब्रिक में, रूब्रिक तैयार करते समय सीखने के परिणाम इसमें होते हैं, और छात्र भागीदारी इंपॉर्टेंट होती है, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है इसमें। लेकिन जो कम महत्व दिया जाता है, टीचर गाइडेंस को कम महत्व दिया जाता है इसमें। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, रूब्रिक है क्या। तो रूब्रिक एक तरह से देखो स्कोरिंग टूल होता है, इसको हम एक तरह से ये भी नहीं कह सकते कि ग्रेडिंग सिस्टम है, ये ग्रेडिंग इसमें की जाती है, एक तरह से ग्रेडिंग की तरह ही हम इसको मान सकते हैं, जो कि एक असाइनमेंट के लिए प्रदर्शन अपेक्षाओं का वर्णन करता है। अभी जानेंगे इसको डिटेल में और भी। एक रूब्रिक लिखित रूप में परिभाषित करता है कि छात्र से एक विशेष ग्रेड प्राप्त करने की क्या अपेक्षा की जाती है, यानी कि उसकी एक तरह से परफॉर्मेंस हम उसमें देते हैं कि बच्चा जो है वो एक्सीलेंट है, ये गुड है, गुड यानी मीडियम है, या फिर पुअर है, पुअर यानी कि खराब परफॉर्मेंस है उसकी। तो उसके बाद क्या होता है, उसके आधार पर एक तरह से ग्रेडिंग होती है कि किस तरह से इसको ग्रेड दिया जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल अगर लें तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे का या फिर निबंध का। तो निबंध के लिए अगर हम रूब्रिक तैयार करते हैं तो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि जैसे हम उसको जो जिस तरह से हम असेसमेंट करेंगे एक तरह से उसका, तो हम रूब्रिक को कुछ इस तरह के स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सामग्री में, संगठन में, विवरण में, या फिर प्रस्तुति पर हम एक तरह से उसको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं स्टूडेंट को। इसके 3 भाग होते हैं, प्रदर्शन मापदंड यानी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, रेटिंग स्केल, और इंडिकेटर्स यानी कि संकेतक। तो देखो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मान लो हमने एक ऐसे के लिए तैयार कर लिया है ये रूब्रिक, ये कुछ इस तरह की टेबल हम बना सकते हैं रूब्रिक में। तो रूब्रिक अगर हम तैयार करते हैं ऐसे के लिए तो हम कुछ इस तरह से तैयार कर सकते हैं, जैसे कि अब इसमें कुछ टॉपिक्स, वैसे ये ऐसे का नहीं है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। तो जैसे कि हम ऐसे में ले सकते हैं टॉपिक, कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि पीछे दिया हुआ था। इस तरह के हम टॉपिक लेकर के हम क्या कर सकते हैं, हम टॉपिक के आधार पर उसकी परफॉर्मेंस लिख सकते हैं, जैसे कि क्या किस तरह से उसने टॉपिक को चुना। जैसे कि हम कहें कि किसी भी टॉपिक पर आप ऐसे लिखो, तो उसने टॉपिक किस तरह से चुना है, क्या मतलब नाम रखा है ऐसे का, उसके आधार पर हम उसको दे सकते हैं एक्सीलेंट। अगर उसने बहुत अच्छा करा है काम स्टूडेंट ने तो हम एक्सीलेंट दे सकते हैं, अगर थोड़ा मीडियम रहा है तो हम कॉम्पिटेंट कह सकते हैं, और अगर खराब रहा है इसको हम पुअर भी कह सकते हैं एक तरह से, नीड्स वर्क यानी कि काम करने की ज़रूरत है थोड़ा सा इस पर। कंटेंट में भी कुछ इस तरह का कर सकते हैं हम, जो उसने कंटेंट लिया है ऐसे जो लिखा है उस पर, तो वो किस तरह का रहा है, उसमें भी हम ये 3 चीज़ें कर सकते हैं। हम इसकी जगह कॉम्पिटेंट की जगह गुड भी लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से अपने आधार पर इसको बना लेते हैं एक तरह से। इसमें हम ग्रेडिंग नहीं कह सकते, जैसे ग्रेड होते हैं ना, एक्सीलेंट को हम ए ग्रेड कह सकते हैं, तो वो ग्रेडिंग नहीं है, एक तरह से ग्रेडिंग में मदद करता है, कुछ इस तरह की रूब्रिक होती है। तो ध्यान रखेंगे, रूब्रिक के बारे में कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन किया गया है। प्रश्न दिया है कि भारत में गरीबी कम करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभाव का परीक्षण करें। विच कॉग्निटिव प्रोसेस इज असेस्ड इन द क्वेश्चन, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन इंडिया। कि जो महात्मा गांधी के नाम से जो ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, इसका कितना इम्पैक्ट रहा है गरीबी को कम करने में। यहाँ पर किस चीज़ का आकलन किया गया है, ये कॉग्निटिव प्रोसेस मैंने आपको बताया था जो ब्लूम ने दी है ना टेक्सोनोमी, उसमें जो कॉग्निटिव डोमेन है हमारा या फिर कॉग्निटिव प्रोसेस है, उसके स्टेप्स हैं कुछ। तो उन स्टेप्स में से ही हमसे पूछा है कि ये किस चीज़ का मतलब ये क्वेश्चन से हम क्या चीज़ एग्जामिन कर रहे हैं। तो मतलब इस प्रश्न में किस एक तरह से किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन किया गया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, मूल्यांकन करना, इवेलुएट करना। तो क्योंकि देखो हम यहाँ पर एक एक्ट के बारे में क्या कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका गरीबी कम करने में कितना योगदान रहा। तो हम इस चीज़ के बारे में क्या कर रहे हैं, इवेल्युएशन कर रहे हैं, यानी मूल्यांकन कर रहे हैं। मूल्यांकन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मूल्यांकन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी कार्यक्रम की आलोचनात्मक जांच करती है, और इसमें एक कार्यक्रम की गतिविधियों, विशेषताओं और परिणामों के बारे में जानकारी एकत्रित करना और विश्लेषण करना शामिल होता है। जैसे कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ हमने की है, कोई प्रोजेक्ट हमने किया है, उसको बाद में क्या करना, उसके परिणाम निकालना कि कितना यह सक्सेसफुल रहा है। तो वैसे ही इस योजना के बारे में हमें बताना है कि कितना सक्सेसफुल रही है योजना, गरीबी कम करने में क्या प्रभाव इसका रहा है। एक तरह से हम इसको क्या कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य किसी कार्यक्रम के बारे में निर्णय लेना होता है,
उसकी प्रभावशीलता में सुधार करना और प्रोग्रामिंग निर्णयों को सूचित करना होता है। तो ये होता है इवैल्यूएशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न वैचारिक ज्ञान का आकलन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एसेस द कंसेप्चुअल नॉलेज? सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, बहिर्जात और अंतर्जात बल क्या हैं? एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस क्या हैं? ये हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन में। तो यहाँ पर एक तरह से देखो, इसमें अंतर एक तरह से हमको बताना है, क्योंकि दो बलों के बारे में पूछा है, तो दो फोर्सेस के बारे में पूछा है। यहाँ पर क्या होता है, कंसेप्चुअल नॉलेज जो होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं दो टॉपिक होते हैं सिमिलर से, जिसमें आपको कुछ अंतर दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, यानी कि आपको दोनों की प्रॉपर नॉलेज है, अगर आपको दोनों के बारे में अंतर पता है, तो आप क्या करेंगे, उनमें अंतर कर पाएंगे। एक तरह से हम यहाँ पर ये क्वेश्चन भी दे सकते थे कि बहिर्जात और अंतर्जात बल में अंतर क्या है, ये भी हम क्वेश्चन दे सकते थे यहाँ पर, दोनों ही सही होते। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से कंसेप्चुअल नॉलेज है उसका असेसमेंट कर रहा है ये, जिससे कि आप क्या होगा, आपके अंदर एबिलिटी आती है दो सिमिलर चीज़ों के बीच अंतर करने की। जैसे कि हम एक तरह से देखें, जो आपका होता है ना, इकोनॉमिक्स होता है एक तो, और एक होता है कॉमर्स। तो कुछ लोगों को ये सिमिलर लगता है, लेकिन अगर आपके अंदर जो है इसका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इसमें क्या कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे। तो अगर आप उसमें अंतर कर पाते हैं, यानी कि आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो अंतर करते हैं दो चीज़ों के बीच में, जो सिमिलर सी दिखती हैं, वो एक तरह से कहलाती है कंसेप्चुअल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया विकसित करते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड वाइल डेवलपिंग इवेल्युएशन प्रोसीजर एज पर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009? यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 4, बच्चों को भय, आघात और चिंता से मुक्त करना, मेक द चाइल्ड फ्री ऑफ फियर, ट्रोमा एंड एंजाइटी। देखो, ये जो एक्ट था 2009 का, यहाँ पर एक तो अनिवार्य शिक्षा की बात की ही गई थी, इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जो बच्चे हैं वो उनको फ्री एनवायरनमेंट मिले सीखने के लिए, वो फ्रीडम के साथ सीखें। ऐसा ना हो उन पर कोई प्रेशर हो सीखने का, मतलब रट्टे मारने का प्रेशर हो, ज़्यादा मार्क्स पाने का प्रेशर हो। इसके अलावा हमको क्या करना है, बच्चों को भय, आघात और चिंता से मुक्त करना है, वो टेंशन फ्री सीखें, एंग्जाइटी ना हो उनको, वो जो है उनको डर ना हो टीचर की मार का या फिर किसी की पिटाई का, उसके बिना वो सीखें, वो खेल खेल में सीखें या फिर वो खुद से ही करके सीखें। तो एक तरह से ये एक तरह से फ्रीडम देने की बात की गई है इस एक्ट के थ्रू। यहाँ पर 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में सीखने के लिए मूल्यांकन निश्चित करता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग इन अ सोशल साइंस क्लासरूम वारंट्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग की, यानी कि सीखने के लिए आकलन अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए और सी जो है वो सही है सेकंड ऑप्शन में। ए क्या है, शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की समीक्षा और संशोधन करे, यानी कि जो लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है उसमें हम लर्निंग के दौरान ये देखते हैं कि जो हम टीचिंग कर रहे हैं उसमें कोई कमी तो नहीं है, अपनी जो प्रक्रिया है लर्निंग की, लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें उसको हम एक तरह से रिव्यू करें उसका, कि हमारी लर्निंग जो प्रोसेस है बच्चों को जो हम सिखा रहे हैं वो सही है कि नहीं, और उसके बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सही करें, तो मॉडिफाई करें उसको, या फिर उसको एक तरह से अपग्रेड करें अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो ए बिल्कुल सही है। और सी है मूल्यांकन की नई रणनीतियों का उपयोग, और अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को सीखने में तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर नई रणनीतियों का उपयोग करेंगे मूल्यांकन की। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सुधारेंगे, त्रुटियों को सुधारेंगे और उसमें एक तरह से लर्निंग को और इसमें बेहतर बनाएंगे। यहाँ पर देखो बी नहीं होगा, बार बार हम इसका उपयोग नहीं करेंगे पीयर असेसमेंट का। अगर हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे हैं तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है असेसमेंट इसमें। और मूल्यांकन ढांचा तैयार करते समय बोर्ड के निर्देशों का जो है प्रयोग इसमें हमेशा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ए और सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि मेन जो है एक तरह से इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग के प्रोसेस के दौरान इसको करते हैं। इस असेसमेंट को जब लर्निंग हो रही होती है तो उसमें प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं
कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लर्निंग में। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फिर एक तरह से मॉडिफाई करते हैं, उसको और इम्प्रूव करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ए और सी सही है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।